नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वो चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर में, यानी अभी कम से कम 7 महीने का समय बाकी है। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, ये 8 महीने 9 महीने भी हो सकते हैं। इसके बावजूद बिहार को लेकर नेशनल मीडिया का कवरेज जारी है। लेकिन एक और राज्य में चुनाव होने हैं, वो राज्य है केरल। दक्षिण का राज्य है, दिल्ली की मीडिया इसे कम कवरेज देती है, लेकिन केरल में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन 3 फ्रंट पे हैं। शशि थरूर या कांग्रेस पहला फ्रंट, दूसरा फ्रंट है सीपीआईएम या फिर वाम मोर्चे में जो कुछ भी हो रहा है, और तीसरा फ्रंट है टीएमसी, जी हां, तृणमूल कांग्रेस। अब आप सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस केरल में क्या कर रही है। तो अगला जो भी विधानसभा चुनाव होगा, तृणमूल कांग्रेस केरल की सभी सीटों पर लड़ने पर विचार कर रही है और इसके लिए उन्होंने गठबंधन बनाने शुरू कर दिए हैं। केरल में एक बड़ी पार्टी है जिसका नाम है आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम है पनक्कड़ सैयद सादिक अली साहिब। और पनक्कड़ सैयद अली साहिब की मुलाकात या बैठक हो चुकी है डेरेक ओब्रायन से। डेरेक ओब्रायन टीएमसी के बड़े नेता हैं। जब बैठक हुई तो फिलहाल आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 विधायक हैं केरल से। एक विधायक का नाम है यूए लतीफ और दूसरा एन शमसुद्दीन। ये दोनों मलप्पुरम जिले में आए और फिर जो सैयद सादिक साहब आए वो, और डेरेक ओब्रायन, मलप्पुरम जिले के अंदर ये बैठक हुई है और बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि आईयूएमएल कांग्रेस से पीछा छुड़ाएगा और टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा मुस्लिम बहुल सीटों पर। जब आईयूएमएल और टीएमसी के बीच गठबंधन की खबर कांग्रेस को मिली तो फिर कांग्रेस में हड़कंप मच गया। प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है और जो मलप्पुरम जिला है, जो जिस विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं, वो वायनाड कंस्टिट्यूएंसी के बीच में आता है जहां से आईयूएमएल के विधायक हैं। अब प्रियंका गांधी एक बड़ी बैठक लेने जा रही है और बैठक 2 बातों पर केंद्रित होगी। पहली बात कि शशि थरूर का करना क्या है, और दूसरी बात कि टीएमसी और आईयूएमएल के गठबंधन का क्या करना है। जो बैठक प्रियंका गांधी लेने जा रही हैं वो 28 फरवरी को होगी। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और केरल कांग्रेस के सभी नेताओं को बुलाया गया है। अब एक एक कर चर्चा करते हैं दोनों हिस्सों की। शशि थरूर को लेकर क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर। शशि थरूर ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे कांग्रेस आलाकमान असमंजस में है। शशि थरूर का पहला बयान यह था कि उन्होंने कहा कि जो वाम मोर्चा की सरकार चल रही है केरल में, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है केरल का, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते केरल के लोगों को रोजगार मिला है। अब जिस पार्टी के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, उस पार्टी की तारीफ शशि थरूर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने और तारीफ करते हुए वामपंथी सरकार के बारे में कहा कि वामपंथी जो सरकार है वो प्रोग्रेसिव है, और खुद के बारे में बातचीत करते हुए शशि थरूर ने कहा कि माय ऑप्शंस आर ओपन, मतलब मेरे विकल्प खुले हुए हैं। तो शशि थरूर के विकल्प खुले हुए हैं, इसका 2 मतलब होता है। पहली बात कि या तो वो वाम दलों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या फिर वो कांग्रेस छोड़कर वाम दलों की तरफ नहीं जाएंगे और बीजेपी की ओर आएंगे, जिसके बारे में नेशनल मीडिया में ज्यादा चर्चा है। और जिस तरह पीयूष गोयल के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई, या फिर जिस तरह मंदिर में वो ये पूजा पाठ करते हुए दिखे, उसके बाद ये चर्चा चल रही है कहीं बीजेपी की तरफ तो नहीं आने वाले। तो विकल्प खुले हुए हैं शशि थरूर के। कांग्रेस छोड़ेंगे जरूर, लेकिन जाएंगे कहां, वाम मोर्चे की तरफ या बीजेपी की तरफ, अभी इस पे स्पष्टता नहीं है। वो आने वाले वक्त में हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस छोड़ना लगभग तय है शशि थरूर का। इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर चर्चा होगी कि शशि थरूर के जाने से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा। प्रियंका गांधी जो बैठक लेने वाली है केरल में 28 फरवरी को, उसमें यह चर्चा होगी। दूसरी चर्चा
जो कांग्रेस की बैठक में होनी है वो ये है कि सीपीएम ने हाल ही में एक रिजोल्यूशन पास किया है और उस रिजोल्यूशन में सीपीएम यानी वाम मोर्चे ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की सरकार को फासिस्ट या नियो फासिस्ट नहीं कहा जा सकता। चौंक गए? लेफ्ट ये कह रहा है, जो लेफ्ट मोर्चा है वो ये कह रहा है कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार चल रही है, जिसके अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसे फासिस्ट या नियो फासिस्ट कहना सही नहीं है। और ये रिजोल्यूशन पास होने के बाद वाम मोर्चे में भी, जो लेफ्ट के बड़े बड़े नेता हैं उनमें भी, और फिर कांग्रेस के अंदर भी हलचल मचनी शुरू हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाम मोर्चा और बीजेपी केरल के अंदर कम से कम आपसी अंडरस्टैंडिंग से चुनाव लड़ने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जिस तरह मुस्लिम वोटों पर सिर्फ फोकस कर रही है, उसके चलते वाम मोर्चा को यह लगता है कि अगर ध्रुवीकरण करने में कामयाब होती है बीजेपी तो वाम मोर्चा को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी को वहां के लोग वोट नहीं देने वाले। वाम मोर्चा को ऐसा लगता है। अभी हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एक सीट आई है केरल से, सुरेश गोपी सांसद बने हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि विधायक भी कम से कम 2-4 बना ही लिए जाए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 10% वोट लाने पर फोकस करे कि अगर हम इस बार 10% लाएं और 4-5 विधायक है तो हमारे लिए यह अच्छी बात होगी। पर कांग्रेस का आरोप है कि दरअसल बीजेपी की ताकत नहीं बढ़ रही है। वाम मोर्चा और बीजेपी अंदर ही अंदर हाथ मिला चुके हैं कांग्रेस के खिलाफ। अब देखिए, केरल की राजनीति में एक एंगल और है। केरल में हमेशा उलट पुलट होता था। मतलब एक बार एलडीएफ यानी वाम मोर्चा आता था और दूसरा यूडीएफ यानी कांग्रेस लेड गठबंधन आती थी। वामपंथी सरकार थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। वहां विधानसभा चुनाव होने थे। राहुल गांधी को भेजा गया कि प्रचार करेंगे, इससे विधानसभा में कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के प्रचार का असर हुआ कि पहली बार केरल के इतिहास में लगातार 2 बार लेफ्ट की सरकार आ गई। यह मैजिक राहुल गांधी की वजह से संभव हुआ, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। इस बार तीसरी बार लेफ्ट की सरकार लगातार न आ जाए, इसे लेकर कांग्रेस अभी से ही तैयारियों में जुट जाना चाहती है। राहुल गांधी को फिर से केरल में उतारने की योजना है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के केरल में उतरने से फायदा यूडीएफ को होता है या फिर एलडीएफ को, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन केरल में जो परिवर्तन हो रहे हैं और टीएमसी जिस तरह से वहां मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी ताकत आजमा रही है, उसके चलते केरल की राजनीति दिलचस्प हो गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।